हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टे विद रवि पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का भूगोल से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन। और ये जो आपको बता रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने आपके लिए तैयार की है। और प्रयास यही रहेगा कि आप इसे तैयार कर लें, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि थोड़े से समय में समय की थोड़ा अभाव है, समय कम मिल पा रहा है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। डेली वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है तो क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो हम आपको आज समझाने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें आप ये देखेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं यानी कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा क्या है। तो आगे चलेंगे और हम इसके परिचय के बारे में समझेंगे। परिचय में ये देखेंगे कि भारतीय परिवहन, संचार और व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने का जो मेन होता है वो होता है परिवहन, संचार और व्यापार। यानी कि अगर किसी देश के व्यापार को, किसी देश के परिवहन को और किसी देश के संचार को मेंटेन किया जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रहती है। उसके आगे आएंगे फिर हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, मतलब किसी भी राष्ट्र की, भारतीय या फिर किसी भी अन्य राष्ट्र की, जैसे इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है जो वो हो जाता है परिवहन, संचार और व्यापार, क्योंकि इनके बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास हमें चाहिए तो उनके लिए परिवहन, संचार और व्यापार का होना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन रेखा कहलाती हैं किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की। अब हम आगे देखेंगे कि दो वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो परिवहन होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, यानी अगर आप कोई सामान है आपके घर में या फिर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, परिवहन से मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट, यानी किसी सामान को ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और जो वह माध्यम होता है हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। संचार का माध्यम यानी कन्वर्सेशन, आप फ़ोन के माध्यम से किसी भी माध्यम से बातचीत करेंगे फिर आप सामान को पहुँचाएँगे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट। परिवहन का अर्थ जो होता है कि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आप जो एक बहुत लंबा टॉपिक याद करते हैं उसमें हम इसे आप छोटा सा छोटा करके समझा रहे हैं, ताकि आप अपने दिमाग पर जोर डालकर, आप अपने दिमाग से, आप अपने से सोचकर चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लिख सकें। उससे आपका नंबर बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पसंद आए तो अपने जो आपके क्लास 10th में दोस्त हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे देखते हैं तो परिवहन जो होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। यानी कि जो ज़मीन पर परिवहन होता है, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जिससे हम परिवहन करते हैं वो हमारा स्थल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन मतलब जब हम जहाज़ के माध्यम से किसी भी चीज़ को पहुंचाते हैं, पानी के जहाज़ के माध्यम से, जब जल के जहाज़ के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को पहुंचाते हैं तो हमारा जल परिवहन के अंतर्गत होता है। और वायु परिवहन यानी जब वायु परिवहन के माध्यम से, यानी हवाई जहाज़ या फिर वायु में जो हवाओं में उड़ते हैं वाहन, उनके माध्यम से जब हम किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं, तो हमारा वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूं कि इतना आसान भाषा, इतने सरल तरीके से जो पीडीएफ हमारा है, जो आपको वीडियो दिख रहा है, उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन क्या होता है? स्थल परिवहन मतलब वही स्थल परिवहन, जैसे रेल आ सकता है, रेल ट्रांसपोर्ट, या फिर ट्रक जो भारी सामानों को ले जाते हैं। भारत में रेल परिवहन सबसे प्रमुख साधन है। भारी और थोक वस्तुओं के लिए उपयुक्त है और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ता है, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को जोड़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे रेल की समस्याएं। जैसे रेल में भी हमें कभी कभी समस्या होती है, रेल परिवहन में जहाँ तक रेल नहीं पहुँच पाती, जैसे पहाड़ी पर, कहीं पर पहाड़ी पर कोई हमें सामान पहुँचाना, जैसे मान लीजिए हमारी सेना कहीं पहाड़ियों पर रहे और वहाँ पर हमें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को जो सामान लगते हैं उन्हें पहुँचाना है, तो उसके लिए हमें रेल तो होगा नहीं, तो उसके लिए हम वायु परिवहन का यूज़ कर लेते हैं। इसलिए रेल परिवहन से समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे रेल परिवहन रख रखाव में अधिक खर्च, इसको रखने में ज़्यादा खर्च। अब इसके बाद आते हैं हम सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में हम ये देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट में, कि रोड ट्रांसपोर्ट में भारत में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है। इसकी विशेषताएं जो होती हैं दोस्तों, कम दूरी के लिए उपयोग होती हैं, घर घर सेवा उपलब्ध कराती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे उपयोगी होती हैं। जैसे गांव में छोटी मोटे जगहों में अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जैसे मान लीजिए आपको दूध लेना है,
मान लीजिए दूध सुबह आ रहा दुकान पर, तो वह दूध ट्रेन के माध्यम से तो आ नहीं सकता, यानी रेल परिवहन के माध्यम से आ नहीं सकता। फिर उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सड़क परिवहन की। इसलिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा बहुत ही सरलीकृत है, आसान है सामानों को पहुँचाना और उनका आदान-प्रदान करना। अब सड़क परिवहन के प्रकार में हम समझ सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है जो केंद्र सरकार द्वारा डेवलप होता है, राज्य राजमार्ग होता है जो राज्य सरकार द्वारा होता है, जिला सड़कें जो जिलों को आपस में जोड़ती हैं, ग्रामीण सड़कें जो गाँव को आपस में जोड़ती हैं, राज्य सड़कें जो राज्य सड़कें मतलब जो राज्य राजमार्गों को जोड़ती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो राष्ट्र के मतलब जो बड़े-बड़े शहरों को जोड़ती हैं अन्य स्टेट के। तो ये रहा दोस्तों आपको सड़क परिवहन। अब उसके आगे हम देखेंगे पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन अब आप समझ रहे हैं सर पाइप से क्या जाता है? तो पाइप द्वारा हम ये जानते हैं कि तरल एवं गैसीय पदार्थों का परिवहन, जैसे बड़े-बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है या फिर अन्य जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो गैसों का परिवहन होता है, वो एक दूसरे के किचन से जुड़ा रहता है और सरकार उसी पाइपलाइन के माध्यम से गैसों का आदान-प्रदान करती है। तो उसे बोला जाता है गैसीय पदार्थों का परिवहन। अब मुख्य रूप से समझे तो ये इसमें पेट्रोलियम हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है, पानी हो सकता है। यानी कि हम इसके माध्यम से पाइप के माध्यम से पेट्रोलियम का परिवहन कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस का परिवहन कर सकते हैं और पानी का परिवहन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही छोटे वीडियो में हम आपको ये पूरा समझा देंगे। लाभ हम समझेंगे, इससे लाभ क्या होता है। अच्छा पाइप परिवहन की बात की जाए, पाइपलाइन की, तो इसमें सस्ता और सुरक्षित होता है, प्रदूषण कम होता है। देखिए अगर ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं तो उसमें प्रदूषण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और होता भी है, सीधी सी बात है। और जो पाइप परिवहन उसमें कौन सा धुआं निकलता है, वो तो अंदर ही अंदर रहता है, तो इसमें बहुत ही कम मतलब नाम मात्र का प्रदूषण होता है। अब इसके आगे आते हैं जल परिवहन। जल परिवहन में हम ये देखेंगे कि जल परिवहन में वाटर ट्रांसपोर्ट या सबसे सस्ता परिवहन साधन माना जाता है। अंतर्देशीय जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन। अंतर्देशीय जल परिवहन का मतलब ये होता है कि एक देश से दूसरे देशों तक सामानों का आयात और निर्यात करना अंतर्देशीय जल परिवहन कहलाता है। और समुद्री जल परिवहन मतलब समुद्र के माध्यम से ही जो जल परिवहन होता है, होता तो है अन्य देशों में, लेकिन समुद्र जल परिवहन मतलब ये होता है कि अपने भी देश में कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं प्रमुख समुद्री पत्तन। प्रमुख समुद्री पत्तन में हम ये जानेंगे कि मुंबई है, चेन्नई है, मतलब जो मेन बंदरगाह जहाँ पर है, जहाँ पर सामानों का आदान प्रदान होता है, मतलब जो जैसे एयरपोर्ट होते हैं उसी तरीके से जो समुद्र के किनारे जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं उसे बोला जाता है समुद्री पत्तन। अब इसके बाद हम आगे आएंगे, देखेंगे ये स्थानों पर बहुत ज़्यादा हैं, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, कांडला, हल्दिया। और ये पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब यहाँ पर अन्य देशों की भी पानी की जहाज़ें आकर रुकती हैं। अब उसके बाद हम आएंगे वायु परिवहन पे। वायु परिवहन दोस्तों ये देखेंगे कि सबसे तेज़ परिवहन साधन है, यह लंबी दूरी कम समय में तय करता है, आपातकालीन सेवाओं में उपयोगी होता है और महंगा साधन होता है। अब इसके बाद जैसे घरेलू वायु परिवहन, वायु परिवहन देखेंगे तो सबसे तेज़ परिवहन साधन होता है, लंबी दूरी कम समय में तय करता है, आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोगी होता है और महंगा साधन भी होता है। इसमें क्या होता है, घरेलू वायु परिवहन होता है और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन होता है। घरेलू वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मतलब ये है कि जो हमारे देश से, जैसे मान लीजिए मुंबई से दिल्ली हमें सामान पहुंचाना है, अब हम वायु के माध्यम से पहुंचा देते हैं, हवाई जहाज़ के माध्यम से, तो वो घरेलू वायु परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से अमेरिका तक कोई सामान पहुंचाना है या फिर अन्य देशों को कोई अंतर्राष्ट्रीय मतलब अन्य राष्ट्रों में, अन्य देशों में जब कोई सामान पहुँचाया जाता है वायु के माध्यम से, तो वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। अब हम आएंगे, देखेंगे संचार सेवाएँ, कम्युनिकेशन सर्विस। इसमें क्या है, संचार सेवाओं लोगों के सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जैसे फ़ोन्स के माध्यम से किसी भी चीज़, जैसे डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल, यानी कम्युनिकेशन सर्विस यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो ये हमारी क्या होती है, संचार सेवाएं। अब इसके बाद इसमें इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न। और हम ये जानते हैं कि संचार ने दुनिया को वैश्विक गांव बनाया है। वैश्विक गांव का मतलब ये है कि संचार ने, कम्युनिकेशन आने के बाद, जैसे आप यहाँ हैं घर पे, आपको वीडियो कॉल करना है, आपके पापा कहीं बाहर है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के माध्यम से ही सरल हुई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में दोस्तों ये देखेंगे कि दो वस्तुओं के बीच सेवाओं और वस्तुओं के लेन देन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें सामान खरीदना है तो हम अन्य देशों के साथ जो व्यापार करते हैं वही हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब इसमें आयात और निर्यात है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब इसके बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उद्योगों का विकास होता है, रोजगार का अवसर, ये तो आसान है, आप समझ रहे होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे पर्यटन एक व्यापार के रूप में। अब व्यापार के रूप में देखेंगे तो जैसे पर्यटन देश की आय में वृद्धि होती है, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन। पर्यटन मतलब टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए।
अब इसके बाद इसके लाभ क्या होते हैं? टूरिज्म अगर बढ़ रहा है तो रोज़गार के अवसर होंगे, लोग दुकानें लगा सकते हैं, फिर अन्य सारी चीज़ें कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा अर्जन, संस्कृत का प्रचार, अपनी किसी भी देश को करने के लिए संस्कृत का प्रचार होता है। अब इसमें देखिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो कि कोई नहीं बताएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु में ये देखेंगे कि 3 से 5 अंक के उत्तर सीधे नहीं बिंदु से मिलेंगे। मतलब मैंने जो बताया है उसमें साफ-साफ ये है कि जितना मैंने अभी तक पीडीएफ में बताया है 3 से 5 नंबर तो यहीं आपको मिल जाएंगे। अब परिभाषा लिखना है, जब आप परिभाषा लिखेंगे उन बिंदु से लिखना सबसे सुरक्षित तरीका है। समुद्री पंतनों के नाम याद रखें, जीवन रेखाएं क्या होती हैं इन्हें जरूर पढ़ें। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप एक मंथ यानी एक मंथ आप इन वीडियो को देखते जाइए। एक मंथ आप इन वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। जो भी आपको बताया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिए। एक मंथ आप बढ़िया से मेहनत कर लीजिए इन वीडियो को देखकर, आपका एसएसटी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए। जो आपके दोस्त एसएसटी में कमज़ोर हैं, आप जिन्हें मानते हैं कि एसएसटी में कमज़ोर है, यहाँ से पढ़ के तेज़ हो सकता है, तो आप उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।